नमस्कार, निरोग स्ट्रीट के विशेष कार्यक्रम निरोग संवाद में आपका स्वागत है। आज के शो में हम थायराइड के कारण और आयुर्वेद में उसके लिए बताए गए उपायों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर स्नेहल कदम हैं, जिनका आयुर्वेद के क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव है और डायबिटीज, गायनेक, जॉइंट, मसल, स्पाइन डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों के उपचार में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। डॉक्टर स्नेहल, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर स्नेहल, थायराइड के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये है क्या और इसके लक्षण क्या हैं और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। थायराइड जो है वो थायराइड की बीमारी नहीं होती है। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सिक्रेशन होता है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो हार्मोन कम जब सिक्रेशन होता है उसका, तब उसका इफेक्ट थायराइड पे होता है और थायराइड के जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं उनका जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। तो ये TSH लेवल इन जनरल देखा जाता है और T3 T4 देखा जाता है। उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये थायराइड की बीमारी बोला तो थायराइड की बीमारी बोली जाती है, लेकिन एक्चुअली ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। उसका जो सिक्रेशन है TSH उससे रिलेटेड है, मतलब उसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब आयुर्वेद में इसके बारे में जो बताया गया है, तो थायराइड का एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन एक भस्मक रोग करके बताया गया है। उसमें ओवर ईटिंग की, बार बार भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं पेशेंट, इस तरह की एक बीमारी बताई गई है जिसका नाम भस्मक रोग है। और उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म से सिंक्रोनाइज कर सकते, कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम गॉइटर के बारे में बात करें, थायराइड में मतलब 2-3 प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और गॉइटर। तो गॉइटर जो है वो गलगंड करके एक बीमारी बताई है आयुर्वेद में, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म का एज सच कुछ एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है। फिर भी कुछ वैद्य उसको कफच पांडु के साथ कोरिलेट करते हैं, या फिर जो आवरण बताए गए हैं दोषों के अलग अलग, उसके साथ कोरिलेट किया जाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म और गॉइटर के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। गॉइटर में गले में जो थायराइड की ग्लैंड की जो पोजीशन होती है, वहाँ पे वो थायराइड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो वो दिखने में दिखता है, पुराने दूरदर्शन के एडवर्टाइज में वो दिखाते थे। उसके बाद में हाइपरथायरॉयडिज्म में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वज़न कम हो जाता है, स्किन ऑयली सी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है स्किन एकदम। और हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्राई स्किन होती है, हेयर फॉल होता है, वेट गेन होता है, मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम हो जाता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है फीमेल्स को। उसी के साथ में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। भूख नहीं लगती, स्वेटिंग नहीं होता है, बिल्कुल बहुत कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता, हेयर फॉल होता है। ये सारे लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। दरअसल ये थायराइड होता क्यों है, इसके कारण क्या है? एज सच थायराइड होने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस नहीं मिले हैं, लेकिन इन जनरल हमारे ऑब्जर्व हमने ये किया हुआ है कि जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, जिनको छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, ऐसे लोगों को थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, मेल्स को थायराइड होने के चांसेस कम है, मतलब जो इंसिडेंसेस देखे जाते हैं, फीमेल्स 80% थायराइड के पेशेंट जो होते हैं वो फीमेल्स होते हैं। तीसरी बात कि इसमें अग्निमांद्य होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म रेट बहुत स्लो होता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, डाइजेशन सही से नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी कारण होते हैं डाइजेशन स्लो होने के, जैसे कि लाइफस्टाइल हुआ, या फिर आपका बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ये सारे रीजंस थायराइड होने के हो सकते हैं। वैद्य, ये तो हमने बात कर ली लक्षण और कारण के बारे में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी इसके इलाज के बारे में। थायराइड का इलाज क्या है और आयुर्वेद में इसके लिए क्या समाधान है? हमने ये देखा है कि 95% तक पेशेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल क्योर, कि उनको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथी।
एलोपैथी में इन जनरल जो थायराइड का हार्मोन है TSH लेवल कम हो जाती है तो उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। तो थायरोक्सिन करके एक मेडिसिन होता है, वही देना होता है जो हार्मोन बैलेंस करके रखेगा। आयुर्वेद में जो मेडिसिन दी जाती है वो मेटाबॉलिज्म का रेट सुधारना है या फिर जो साइन सिम्टम्स जो भी दिख रहे हैं वो सारा कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो आयुर्वेद में हमेशा जैसे मैं बताती हूँ 2 प्रकार की चिकित्सा होती है, एक शोधन और शमन। तो शोधन चिकित्सा में सारे पंचकर्म आते हैं। मेनली थायराइड के पेशेंट्स में वमन कराया जाता है क्योंकि थायराइड एक गले का रोग है और ऊर्ध्वजत्रुगत रोग कहा गया है, मतलब गले के ऊपर का, शोल्डर के ऊपर के भाग का है, तो उसके लिए वमन बेस्ट होता है। लेकिन उसी के साथ में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए शिरोधारा भी किया जाता है, नस्य भी किया जाता है, और पेशेंट की कुछ कंडीशंस होती है जिसमें विरेचन या फिर रक्तमोक्षण भी किया जाता है। तो ये सारे पंचकर्म थायराइड के पेशेंट में उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, और जो ओरल मेडिकेशन है वो उसके साथ में चलता रहता है। वैद्य स्नेहल, मेरे नोन में एक हैं, उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनको एक टैबलेट डेली सुबह सुबह उठ के खाना होता है और वो लाइफ टाइम के लिए उनको बोला गया है कि आपको खाना है। तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए रहता है? नहीं, अगर आप सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन लेते हो तो जो हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस करने के लिए उन्होंने वो ऑप्शन दिया हुआ है कि वो हार्मोन आप एक्सटर्नली लो। अगर बॉडी में नहीं सिक्रीशन हो रहा है तो आप एक्सटर्नली लो। लेकिन आयुर्वेद जो मेडिसिन है उससे वो नॉर्मल सिक्रीशन जब स्टार्ट होगा तब आपको ये मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी हम आयुर्वेद मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो जो थायरोक्सिन का या हार्मोन का जो एक्सटर्नल मेडिसिन दी जाती है एलोपैथी की, उसका डोज हम टैपर ऑफ करते हैं, धीरे धीरे कम करते हुए बंद कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम आयुर्वेद की मेडिसिन भी बंद कर देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो मेडिसिन है वो सिर्फ जो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं वो बाहर से दिया जा रहा है। हाँ जी, उसका कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ उसको मैनेज किया जा रहा है। और आयुर्वेद में हम उसको धीरे धीरे पूरा ठीक कर सकते हैं, आपको लाइफ टाइम वो मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मतलब हमें आयुर्वेद में आके और पंचकर्म के साथ साथ दवाइयाँ कैसे क्या लेनी है और आहार पे भी हम आएंगे, हर चीज़ उसमें मैटर करता है, उसके लिए कंसल्टेशन ज़रूरी है। वैद्य स्नेहल, थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जो इफ़ेक्टिव हो, आप कुछ के नाम अगर बता पाएँ तो? बिल्कुल, जो आयुर्वेद में कांचनार गुग्गुल जो बताया गया है वो थायराइड पे बहुत अच्छा काम करती है। उसी के साथ में चंद्रप्रभावती है, आरोग्यवर्धिनी वो रस औषधि में आता है, ये भी उसके साथ काम करेगी। दूसरा एक है गंडमाला कंडन रस करके एक आता है, वो भी स्पेशली थायराइड पे काम करता है। और एक क्रव्याद रस आता है, वो भी स्पेशली थायराइड पे काम करता है। तो ये सारी मेडिसिन थायराइड पे काम करती है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम अलग अलग मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। वैद्य स्नेहल, जैसे हमने अभी बात की कि आहार भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर आपका आहार मेंटेन नहीं किया गया है तो आप वो मेन पार्ट है। सबसे पहले आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो यही पूछते हैं किसी बीमारी से पहले, क्या खाया था या क्या खा रहे हैं आप, जो बताइए। तो मैं पूछना चाहूँगी, थायराइड की प्रॉब्लम में जो ये बीमारी है, इसमें आहार का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? आहार का इम्पोर्टेंट रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, मेटाबॉलिज्म का रेट डाउन हो जाता है। तो जो नॉर्मल सब हर बार जो मैं बताती हूँ कि लाइफस्टाइल ठीक करनी है, एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके साथ में स्ट्रीट फूड नहीं लेना है, ऑयली स्पाइसी फूड नहीं लेना है, बहुत हेवी चीज़ें नहीं खानी है। थायराइड के पेशेंट को जनरली हम दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें बंद करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है, एक शुगर का फॉर्म ही है वो, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म रेट डाउन हो जाता है। तो दूध और दूध की जो चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, वो कम करना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स कम लेना चाहिए, क्योंकि मैदा जो होता है वो डाइजेशन का रेट स्लो कर देता है। इसी के साथ में स्पेसिफिकली कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, रेडिश, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें
एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका जो गोइट्रोजन बोला जाता है। तो गोइट्रोजन अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो गोइटर मतलब थायराइड के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए ये हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को हमेशा। तो इतना अगर ध्यान रखें आहार के मामले में तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। वैद्य स्नेल, इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल भी है कि इसके अलावा और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए थायराइड पेशेंट को? थायराइड पेशेंट को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का वो स्ट्रेस लेते रहते हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है उसको मेंटेन करना पड़ेगा या अपस्किल करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। उसी के साथ में प्राणायाम और मेडिटेशन करने से स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो प्राणायाम और मेडिटेशन करते रहना, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस पे ध्यान देना, उसको अपग्रेड करना, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी मतलब कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहना। कुछ नहीं तो डेली वॉक ही कर ले थोड़ा बहुत 2-3 किलोमीटर का, तो वो हेल्दी रह सकते हैं और उनके जो हार्मोनल चेंजेस है वो मिनिमम होके आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ उनकी वो बिल्कुल क्योर हो सकते हैं। वैद्य स्नेल, हमसे बातचीत करने और हमारे दर्शकों को थायराइड से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी निरोग संवाद का यह एपिसोड पसंद आया होगा। निरोग संवाद के अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने जल्द उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।